यस मैम। ओके, ये हमारा सीएसपी का पैनल है, जो भी जिसके थ्रू हम सीएसपी की लीड पंच करते हैं। आप rnficsp.com करके उसको लॉगिन कर सकते हैं गूगल पे। अपने फोन में भी आप लॉगिन कर सकते हैं। जो भी आपकी एएसएम कोड आपको दिए गए होंगे, उस एएसएम कोड से आप इसको लॉगिन करेंगे। ठीक है, आपके जो भी मोबाइल नंबर आपने हमें दिया होगा, उस मोबाइल नंबर पे ही ओटीपी आएगा आपका। तो आपको उसी ओटीपी से लॉगिन करना है। ऐसा नहीं है इसमें कोई पासवर्ड नहीं है, आपके ओटीपी से ही आपका जो है लॉगिन होगा। कोशिश करूंगा सारी फाइल। जब आपका ये पोर्टल लॉगिन होगा तो आपको कुछ ऐसा पेज शो करेगा। ये डैशबोर्ड है। इस डैशबोर्ड में आपको आपकी डिटेल शो करेगी, आपका नाम, आपका एएसएम कोड, आपको जो भी चेक करना है, सपोर्ट में जाके मोबाइल नंबर वगैरह चेक कर सकते हैं। ये डैशबोर्ड है आपकी फाइल का, यानी कि आपको इसमें दिखेगा कि आपकी फाइल कौन से स्टेज पे पेंडिंग है। ठीक है, ये आप देख सकते हो, यहाँ पे मल्टीपल स्टेटस है। तो जो भी फाइल आपकी जिस भी स्टेज पे होगी, उस स्टेज पे आपको शो करेगी जब आप फाइल अपलोड कर देंगे उसके बाद। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लीड पंच कैसे करनी है आपको और क्या प्रोसेस है पंच करने का। आप इंडियन ओवरसीज बैंक को सिलेक्ट करेंगे। पहले आप लीड्स पे जाएंगे। लीड्स पे जाने के बाद आप बैंक आपको दिख रहे होंगे, आप इंडियन ओवरसीज बैंक को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा ऐड न्यू लीड का। जब आप ऐड न्यू लीड करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा पैन कार्ड अपलोड करना है आपको, पैन कार्ड की इमेज। उसका जो फॉर्मेट है वो है पीएनजी, जेपीईजी और जेपीजी। इन 3 फॉर्मेट्स में आपको जो है पैन कार्ड की इमेज जो है अपलोड करनी है। ठीक है, और सीएसपी का जो भी आपका कैंडिडेट है उसका मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल के इसको सबमिट करना है। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आ गया। आपको अपने एएसएम कोड से, कोई भी अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन नहीं करेगा। मोबाइल नंबर से लॉगिन नहीं होता है, क्योंकि मोस्टली लोग क्या करते हैं, अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करते हैं। मोबाइल नंबर यूजर आईडी नहीं होती है। यूजर आईडी आपकी जो एएसएम कोड है या टीएसएम कोड है, वो ही आपकी लॉगिन आईडी है। जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जो आपने हमें दिया होगा, उस मोबाइल नंबर पे आपका ओटीपी आता है। ओटीपी आने के बाद आपके पास एक डैशबोर्ड शो करेगा इस तरीके से। उसके बाद आपको लीड्स पे जाना है, बैंक सेलेक्ट करना है। बैंक सेलेक्ट करने के बाद आप ऐड न्यू लीड्स पे जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे पैन कार्ड का इमेज अपलोड करना है। पैन कार्ड का इमेज अपलोड करने के बाद आपको मोबाइल नंबर यहाँ पे जो भी सीएसपी है आपका, उसका मोबाइल नंबर डाल के इसको सबमिट करना है। ठीक है, जब आप इसको सबमिट करेंगे आपके पास सेकंड पेज ओपन होगा। आपका सेकंड पेज कुछ इस तरीके से ओपन होगा, जिसमें आपकी बीसी की बाकी की डिटेल्स आएंगी, जैसे कि उनका स्टेट, उनका डिस्ट्रिक्ट, उनका तहसील, ग्राम पंचायत, उनका फुल एड्रेस और पिन कोड। ये डिटेल्स आपको डालना जरूरी है। अगर आप ये डिटेल्स नहीं डालेंगे आगे लीड प्रोसेस नहीं हो पाएगी। ठीक है, जो भी आपका स्टेट है आप यहाँ पे स्टेट डालेंगे, डिस्ट्रिक्ट डालेंगे, तहसील डालेंगे, उसका जो भी ब्लॉक है, और ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत में आपको सीएसपी का एग्जैक्ट लोकेशन, जिस लोकेशन पे वो बैठना चाहता है, जिस लोकेशन पे उसकी शॉप है, आप वो यहाँ पे डालेंगे, क्योंकि ये लोकेशन ही अपॉइंटमेंट लेटर में फेच होती है। ठीक है, अगर यहाँ पे आप कुछ भी डाल देंगे तो अपॉइंटमेंट लेटर में भी गलत आएगा, जिस वजह से बीसी की लोकेशन में इशू आएगा और प्रोसेस में डिले होगा। ठीक है, और यहाँ पे आप बीसी का फुल एड्रेस डालेंगे, यहाँ पे पिन कोड डालेंगे, फिर आप नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे आपका जोन आएगा, जो भी आपका स्टेट है उसके अंदर जो जो जोन है वो आपको बता दिए जाएंगे। उसके अकॉर्डिंग आपको जोन सेलेक्ट करना है। ब्रांच का नेम सेलेक्ट करना है, आपकी कौन सी ब्रांच है। देन नेक्स्ट करना है, आपको सीएसपी का मोबाइल नंबर डालना है। नाम ऑटोमेटिकली आएगा क्योंकि आपने पैन कार्ड अपलोड करा था, तो वहां से वो फेच कर लेगा। ईमेल आईडी डालनी है। उसके बाद आपको जो भी रिमार्क्स डालना है वो आप रिमार्क्स डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप सबको समझ आ गया? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो आपको बेसिक डिटेल्स डालनी है, जैसे कि फर्स्ट स्टेप में मैंने बताया, आपको पैन कार्ड डालना है, यहाँ पे इमेज, मोबाइल नंबर। सेकंड स्टेज पे आपको बीसी का जो है डिटेल्स डालनी है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, उसका तहसील, ग्राम पंचायत यानी कि लोकेशन, और उसका फुल एड्रेस और पिन कोड। और सेकंड स्टेज में आपको उसका जोन और ब्रांच डालना है, कौन सी ब्रांच के लिए उसने अप्लाई किया है। और थर्ड स्टेज में उसका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और जो भी रिमार्क्स आप उस बीसी का डालना चाहते हैं, उस लीड का वहाँ पे डालना चाहते हैं, वो रिमार्क्स आप अपने एंड से यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जब आप इसको फिनिश कर देंगे तो आपके पास एक ऐसा पेज ओपन होगा जो कि होता है डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है,
ये डॉक्यूमेंट जब तक आप अपलोड नहीं करेंगे देन आगे प्रोसेस नहीं होगा, ये पेंडिंग में चला जाएगा। तो आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना मैंडेटरी है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं होंगे तो आगे प्रोसेस नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं। डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपका एजेंट ज्वाइनिंग फॉर्म, मोस्टली लोगों को पता होगा जो ऑलरेडी बीसी पॉइंट में काम कर रहे थे बैंक ऑफ इंडिया में, उन लोगों को पता होगा कि एजेंट ज्वाइनिंग फॉर्म मैंडेटरी होता है किसी भी बैंक के लिए। इसमें बीसी की बेसिक डिटेल्स होती है, उनका नाम, मोबाइल नंबर, मैं दिखा देती हूँ आपको कैसे शो होता है। ये है एजेंट ज्वाइनिंग फॉर्म। आप प्लीज जो भी बैंक ऑफ इंडिया में काम कर रहे थे पहले, सब बैंक का अलग अलग फॉर्म है। ऐसा नहीं है कि आप जो बैंक ऑफ इंडिया में यूज कर रहे थे वही इंडियन ओवरसीज में यूज होगा, ऐसा नहीं है। तो उसके लिए अलग से फॉर्म है, वो है ये। इसमें बीसी की डिटेल्स आएगी, उसका फोटोग्राफ, उसका नेम, जो भी उसकी बेसिक डिटेल्स है वो आपको फिल करानी है, हर एक पेज पे साइन करवाना है। इसमें उससे उसकी सारी डिटेल्स आएंगी जो जो हमने मांगी हुई है। ठीक है, उसके बाद है आधार कार्ड एंड पैन कार्ड। एग्रीमेंट आपको छोड़ देना है अभी के लिए। अगर आपके पास एजेंट ज्वाइनिंग फॉर्म नहीं है तो आप अपने पोर्टल से डाउनलोड भी कर सकते हैं, ये ऑप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं उस फॉर्म को। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम आधार कार्ड एंड पैन कार्ड पे। बीसी का आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड लेना है, सेल्फ अटेस्टेड। ठीक है, पैन कार्ड आपको देना है सेल्फ अटेस्टेड, सेल्फ एजुकेशन सर्टिफिकेट एंड शॉप का डॉक्यूमेंट। शॉप के डॉक्यूमेंट में मैं आपको बता देती हूँ, अगर किसी का शॉप रेंट पे है तो उसका रेंट एग्रीमेंट चाहिए होगा, और अगर किसी का खुद का शॉप है तो उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल, और अगर किसी के रिलेशन में है यानी कि फादर का है, मदर का है या फैमिली मेंबर का है तो आप उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल प्लस उसका एक एनओसी लेंगे। एनओसी का फॉर्मेट आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। अगर आपको एनओसी का फॉर्मेट चाहिए तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट चाहिए। ये 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, 6 महीने से ज्यादा पुराना होगा तो वो वैलिड नहीं होगा, ब्रांच वो एक्सेप्ट नहीं करती है। ठीक है, इसमें अप्लाई का स्लिप भी चल जाएगा, इस बैंक में अप्लाई स्लिप चलती है, आप अप्लाई स्लिप भी दे सकते हैं। अप्लाई स्लिप के बिहाफ पे भी यहाँ पे काम हो जाता है, जैसे बैंक ऑफ इंडिया में अप्लाई स्लिप के बिहाफ पे काम नहीं होता, इस बैंक में हो जाता है। ठीक है, IIBF आपको पता होगा, इंडियन इंस्टीट्यूट बैंकिंग एंड फाइनेंस, ये बैंकिंग का एग्जाम होता है, जिसको भी बीसी पॉइंट चाहिए होता है उसको ये एग्जाम देना मैंडेटरी होता है। ठीक है, बट इस बैंक में अगर आप अप्लाई स्लिप भी देंगे तो भी काम हो जाएगा, बट आपको अपने बीसी को जो है गाइड करना है कि IIBF देना मैंडेटरी है। अगर वो IIBF नहीं देंगे तो आईडी बनने के बाद भी उनका 45 डेज के अंदर आईडी बंद हो जाएगा अगर वो एग्जाम नहीं देते हैं तो। ठीक है, अब यहाँ तक सबको समझ आ गया कि क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं। जी मैम। जी मैम। तो ये है डॉक्यूमेंटेशन का। पहले हमने पोर्टल के बारे में बताया कि आपको लीड कैसे पंच करनी है, और सेम है डॉक्यूमेंट्स भी पंच करने हैं, और साथ के साथ मैंने आपको ये भी बता दिया कि डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड क्या होते हैं। ठीक है, तो आपका सबसे पहले एजेंट ज्वाइनिंग फॉर्म, ये कंपनी का फॉर्म होता है, इसमें बेसिक डिटेल्स होती हैं, ये सारा फिल कराना मैंडेटरी है। आधार कार्ड फ्रंट एंड बैक, पैन कार्ड का फ्रंट एंड बैक, सेल्फ एजुकेशन सर्टिफिकेट, शॉप का डॉक्यूमेंट, जिस तरीके से उसकी शॉप है रेंट की है तो रेंट एग्रीमेंट, खुद की शॉप है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल या प्रॉपर्टी टैक्स के पेपर, पुलिस वेरिफिकेशन अप्लाई स्लिप या सर्टिफिकेट, IIBF का अप्लाई स्लिप या सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, और जो भी CSP है उसका शॉप का फोटो यहाँ पे आपको अपलोड करना है। ठीक है, ये है डॉक्यूमेंटेशन। जब आप अपनी प्रॉपर तरीके से लीड पंच कर देंगे, आपका एक अपॉइंटमेंट लेटर जनरेट होगा जो कि आपको हमसे मांगना है मेल पे, या आप व्हाट्सएप जो भी आपका ग्रुप है आप वहाँ पे ले सकते हैं। उस तरीके से यहाँ पे डिटेल आपकी शो करेगी, जो भी आपने डिटेल डाली है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो डिटेल आप डालोगे वो डिटेल अपॉइंटमेंट लेटर पे आएगी, तो आप ये ध्यान रखना जो भी डिटेल आप डालो वो करेक्ट डालना। ऐसा ना हो बाद में आप गलत डिटेल डाल दो फिर आप बोलो कि इसको चेंज करो, फिर वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, अगर आपको समझ ना आए आप पूछ सकते हैं, बट डिटेल्स आप जो है करेक्ट डालिए। ग्राम पंचायत में आपको लोकेशन डालना है, जो लोकेशन आप डालोगे वही लोकेशन यहाँ पे पैच करेगा। इतना सबको समझ आ गया? यस मैम। यस मैम। जी मैम। अच्छा निशा, एक सॉरी, एक बोल रहा है, सुन रहा है हाँ जी, हाँ जी। निशा? हाँ, हम बोल रहा है कि हम देखा जो मैंडेट है, मैंडेट का अंदर में हम लोग 5 तो दे सकते हैं। सर से जो सुबह बात हुआ, हाँ जी। तो हमारा जो लोकेशन है तो वहां से मैंडेट बिना
वो जो माने आईओबी का जो ब्रांच है उसका नियरेस्ट माने नॉन मैंडेट होने से भी 5 तो चलेगा ना, जहाँ अभी कोई ये नहीं है। सोचिए हमारा जहाँ है कोलकाता 70, तो कोलकाता 70 में एक है, तो कोलकाता 70 का 30 किलोमीटर रेडियस में हम और भी 4 हम दे सकते, यही तो। सर देखिए, वैसे बैंक ने जो हमें बोला है पर ब्रांच में आपको 5 बीसी देने हैं, ठीक है। अब वो आप ब्रांच में जाएंगे, उनको कौन कौन सी लोकेशन पे चाहिए, क्योंकि कई बार तो ऐसा होता है कि ब्रांच मैनेजर कहता है आप देख लो, हम दे देते हैं कहीं पे भी, बट आपको ब्रांच में भी एक बार विजिट करना पड़ेगा वो कौन सी 5 लोकेशन है। आप वो 5 लोकेशन बीएम से भी कंफर्म करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप 5 एक ही जगह पे दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। ब्रांच जहाँ पे बोलेगा आपको वहां पे बीसी देना पड़ेगा। अब 5 डिफरेंट लोकेशंस में होनी चाहिए, और क्या क्या रेडियस होगा वो ब्रांच मैनेजर आपको बता देगा कि कितने कितने किलोमीटर्स में उनको 5 बीसी चाहिए। बट 5 बीसी तो डेफिनेटली उनको चाहिए ही चाहिए। आप लोकेशन उनसे पूछ लीजिए कि कौन कौन सी लोकेशन पे चाहिए। आप पहला जब बीसी लगाओगे ना, वो आपको तभी गाइड कर देगा कि मुझे दूसरा बीसी यहाँ पे चाहिए। ओके, ठीक है, थैंक यू। श्योर, थैंक यू। तो ये अपॉइंटमेंट लेटर जनरेट होगा। आप लोगों को पता होगा बैंक ऑफ इंडिया में ऑलरेडी काम कर रहे हैं सारे के सारे, तो अपॉइंटमेंट लेटर मैंडेटरी होता है। जब ब्रांच में बीसी विजिट करता है तो उसको उस अपॉइंटमेंट लेटर के साथ ही जाना होता है, ठीक है। और यही अपॉइंटमेंट लेटर हम भी यहाँ से मेल करते हैं। सेम इसमें भी यही प्रोसेस होता है, आपको मेल करवाना होगा पहले। आप ब्रांच में जाएंगे, ऐसे सडनली चले जाओगे तो उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। अगर आप मेल करवा के जाते हो तो उनके पास एक इन्फॉर्मेशन मेल होती है कि आपका जो कोई भी कैंडिडेट है हमने अपॉइंट किया है, उसकी ये डिटेल्स है, उसके ये डॉक्यूमेंट्स है, उनको ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है इस बारे में। तो जो भी विजिट करेंगे सबसे पहले आप एक बार हमें इन्फॉर्म कर देंगे, आप लीड आईडी दे दीजिए या मोबाइल नंबर दे दीजिए और बता दीजिए टीम को कि मेल करना है, तो मेल हो जाएगा, ठीक है। इतना सबको समझ आ गया? हाँ जी मैम। ठीक है, अब मैं जाती हूँ प्रोसेस पे कि क्या प्रोसेस है। इसमें लेटर में भी आपको जो है बेसिक डिटेल्स लिख के दी हुई है और थोड़ा बहुत प्रोसेस आपको यहाँ पे भी लिख के दिया हुआ है, जो भी मैंडेटरी होता है। बैंक ऑफ इंडिया में जब आप देखते हो तो यहाँ पे ओडी का स्कीम कोड लिखा होता है, क्योंकि ओडी मेन होता है हमारा। वैसे ही इसमें करंट अकाउंट मेन होता है, उसका भी स्कीम कोड यहाँ पे मेंशन किया गया है लेटर में। तो जो प्रोसेस है उसका प्रोसेस यही है, आपको ब्रांच जाना है, जो भी ब्रांचेज हमें दी गई हैं उस ब्रांचेज में आपको विजिट करना है। विजिट करने के बाद जो भी आपका कैंडिडेट है उसके सारे डॉक्यूमेंट्स ब्रांच में सबमिट कराने हैं, और उसका एक नॉर्मल स्कीम कोड से, मतलब यानी कि सेविंग अकाउंट ओपन कराना है नॉर्मल स्कीम से। नॉर्मल जो सेविंग अकाउंट होता है वो ओपन कराना है आपको, ठीक है। और एक करंट अकाउंट ओपन कराना है। करंट अकाउंट का जो स्कीम कोड है वो CABCA है, ठीक है। आपको इसी स्कीम कोड से करंट अकाउंट ओपन कराना है। अगर आप नॉर्मल स्कीम से ओपन कराएंगे तो बीसी कोड जनरेट नहीं होगा, आईडी नहीं बन पाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे लेटर पे भी वो लिखा हुआ है, अगर इन केस आप भूल जाते हैं तो आप लेटर में भी रीड आउट कर सकते हैं कि जो भी अकाउंट का स्कीम कोड है वो आप स्कीम कोड से अपना अकाउंट ओपन कराएंगे, ठीक है। आपको ब्रांच जाना है, ब्रांच जाके डॉक्यूमेंट सबमिट कराने हैं, अपना सेविंग अकाउंट ओपन कराना है नॉर्मल स्कीम कोड से। जो भी आपका कैंडिडेट है वो अपना सेविंग अकाउंट ओपन कराएगा और एक करंट अकाउंट ओपन कराएगा। करंट अकाउंट का जो स्कीम कोड है वो है CABCA। इस स्कीम से अगर वो अपना अकाउंट ओपन कराएगा करंट, तो ही उसकी आईडी जनरेट हो पाएगी, अदरवाइज उसकी आईडी जनरेट नहीं होगी। क्योंकि आप लोगों को पता है नॉर्मली जिसके पास भी फर्म होती है वो भी अपना करंट अकाउंट ओपन करा सकता है। तो अगर किसी को BC पॉइंट चाहिए तो वो इस स्कीम कोड से ही अपना करंट अकाउंट ओपन कराएगा, तभी उसको आईडी मिल पाएगी, ठीक है। मैडम इतना आपको आप लोगों को समझ आया? यस मैम। हेलो मैडम। जी मैडम बोल रहा है कि यहाँ पे दो अकाउंट ओपन करवाना है, एक सेविंग्स अकाउंट, एक करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट का BC कोड होगा जो आपने ये लेटर पे मेंशन किया है। यस यही तो? जी, आपको एक सेविंग अकाउंट ओपन कराना है जो नॉर्मली सबका सेविंग अकाउंट होता है ब्रांच में, वैसे ही कराना है। पर करंट अकाउंट का स्कीम कोड है, क्योंकि ये BC के लिए जनरेट हो रहा है। सेविंग अकाउंट का मोटिव होता है कमीशन, और जो करंट अकाउंट का मोटिव होता है वो होता है ट्रांजेक्शन करने के लिए, ठीक है। तो करंट अकाउंट आपको CABCA स्कीम कोड से ही ओपन कराना है। अगर आप इससे ओपन नहीं कराओगे, नॉर्मल स्कीम कोड से ओपन करा दोगे, तो फिर वो BC कोड जनरेट नहीं होगा, फिर आगे चल के इशू आएगा, फिर वो प्रोसेस दोबारा से होगा, फिर फायदा नहीं है। इसका सिर्फ इतना ही प्रोसेस है, आपको सिर्फ ब्रांच जाना है, सेविंग एंड करंट अकाउंट ओपन कराना है। इसमें इंस्टेंट अकाउंट ओपनिंग होती है,
तो आपका मुश्किल से 4 से 5 घंटे में आपका दोनों अकाउंट ओपन हो जाता है। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है कि आपको नेक्स्ट डे अकाउंट नंबर मिलेगा, सेम डे पे भी मिल जाएगा। ये नहीं आप जाएंगे टाइम पे तो आपको टाइम पे अकाउंट नंबर मिल जाएगा, अगर आप शाम को जाएंगे तो obvious सी बात है वो आपको नेक्स्ट डे ही मिलेगा। तो आपको जो है डॉक्यूमेंट सबमिट करा के ब्रांच में सेविंग एंड करंट ओपन कराना है, दैट्स इट। इतना ही इसका प्रोसेस है। उसके बाद आपको जो भी, जैसे बैंक ऑफ इंडिया में भी एक फॉर्मेट दिया जाता था डिटेल्स भरने के लिए, वो डिटेल्स भर के आपको हमें मेल करना है, और वो हम आगे जो भी बैंक है, बैंक के हेड में मेल करते हैं, हेड ऑफिस में, वहां से आईडी जनरेट होता है। यहाँ पे आईडी हम नहीं जनरेट करते जैसे बैंक ऑफ इंडिया में हम करते हैं। इंडियन ओवरसीज में आईडी हम जनरेट नहीं करते हैं, हम हेड ऑफिस को भेजते हैं, हेड ऑफिस अपने एंड से आईडी जनरेट करता है। अगर उसमें कुछ करेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है वो करेक्शन के लिए वापस आता है। अगर सारी डिटेल्स करेक्ट होती है, अकाउंट नंबर सही स्कीम से खुले होते हैं, तो आईडी जनरेट होकर 2 से 3 दिन में हमें मिल जाती है। ठीक है, इसका इतना सही प्रोसेस है, कोई लेंथी प्रोसेस नहीं है। इतना सबको समझ आ गया या कोई क्वेरी है तो आप मुझे बताइए। मैम ये एग्रीमेंट, रेंट एग्रीमेंट जो होगा मैम, वो कितने साल का होगा मैम मिनिमम? सॉरी, रेंट एग्रीमेंट मिनिमम कितना साल का होगा मैम? मैम वो पूछ रहा है शॉप का रेंट एग्रीमेंट जो हो रहा है ना, वो कितने साल का है? कितने साल का होना चाहिए? मिनिमम कितने साल का होना चाहिए मैम एग्रीमेंट, रेंट एग्रीमेंट? हेलो मैम मैं पूछ रहा था सर, 1 ईयर का, 1 ईयर के लिए वैलिड होता है। उसमें आपको एक क्लॉज लिखाना पड़ेगा कि ये अगले साल रिन्यू होगा। ठीक है, ओके मैम। सीवीसी का स्लिप चल जाएगा, आईएबीएफ का स्लिप चल जाएगा, बट आपको जो है आपने बीसी को गाइड करना है कि सर्टिफिकेट जमा जरूर करवाने हैं, क्योंकि एग्रीमेंट्स होंगे और एग्रीमेंट के टाइम पे ये डॉक्यूमेंट मैंडेटरी होते हैं। अगर ये डॉक्यूमेंट नहीं होंगे देन एग्रीमेंट नहीं हो पाता है, और आईएबीएफ के बिना आईडी जो है बंद तो जाएगी बट कंटिन्यूसली चल नहीं पाएगी। तो एक टाइम के बाद आईडी बंद हो जाएगी, इसलिए आईएबीएफ सर्टिफिकेट कराना जरूरी है, कोई भी बैंक का सीएसपी हो। ठीक है, तो आपको Yes, ma'am. बीसी को ये गाइड कर देना है पहले कि आईएबीएफ कराना मैंडेटरी है और पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट भी मैंडेटरी है। ठीक है मैम, जिस लोकेशन में मैम ओवरसीज बैंक का नहीं हुआ है ब्रांच, वहाँ पे मैम सीएसपी तो मिलेगा कि या नहीं मिलेगा? क्या कह रहे हैं आप? जिस डिस्ट्रिक्ट में ओवरसीज बैंक का ब्रांच नहीं है, वहाँ पे सीएसपी दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं? सर, हमें लिस्ट दी गई है, उन्हीं लिस्ट पे हमें काम करना है। वहाँ पे ब्रांचेज है इसीलिए हमें लिस्ट दी गई है।